नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और आखिरी कारोबारी सत्र में विदेशी बाजार जो हैं वो इस वक्त एक्शन के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी अगर देखेंगे, एशियाई बाजार की शुरुआत पॉजिटिव होती हुई इस वक्त देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ 18,652 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वहीं तमाम एशियाई बाजार अगर देखेंगे, कोरिया, चीन और हांगकांग के बाजारों में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक्शन कहां से आ रहा है? डेट सीलिंग बिल पास होने से हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में एक जोश, एक लहर दौड़ी और उसका ठीक इवेंचुअल इम्पैक्ट एशियन मार्केट्स पर। उम्मीद यही है कि इसी तरह का इम्पैक्ट जो है वो डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन इस खबर के बाद हमने देखा निचले स्तरों से डाउ में कल ड्यूरिंग एंटायर सेशन एक्शन रहा। अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड्स थे। 350 अंकों की बढ़त के साथ निचले स्तरों से डाउ में क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं नैस्डैक और एसएनपी की अगर बात करें, वहां पर भी अमेरिकन मार्केट्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। हमने नैस्डैक में टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में काफी हद तक एक्शन दिखा। करीब 200 अंकों की मजबूती के साथ नैस्डैक ने क्लोजिंग दिखाई और एसएनपी में भी अच्छी मजबूती के बीच ही कामकाज दिखी। अच्छा, डेट सीलिंग की जो अभी एक खबर आती हुई दिखी, इसका असर सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर ही नहीं, कमोडिटी मार्केट्स पर भी पड़ता हुआ देखने को मिला और कच्चे तेल की चाल में भी मजबूती देखने को मिली। कच्चे तेल की चाल ब्रेंट पर्टिकुलरली $74 के ऊपर और सोने में हमने बढ़त के साथ कामकाज देखा। तो क्लियरली कमोडिटी मार्केट्स में भी एक्शन और एक न्यूज बेस्ड इंपैक्ट जो कि विदेशी बाजार में इस वक्त एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह के डेटा हमारे सामने आ रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक और साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईएस की तरफ से करीब 71 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े कैश मार्केट में देखने को मिले हैं। वहीं अगर आप देखेंगे डीआईएस की खरीदारी ऑलमोस्ट 489 यानी कि 490 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली है एफआईएस की तरफ से, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 1210 करोड़ की खरीदारी है। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक्स ऑप्शंस दोनों में ही एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े हैं। तो महज डीआईएस की खरीदारी कैश मार्केट में और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की खरीदारी को अगर छोड़ दीजिएगा तो वायदा बाजार में हम देख रहे हैं कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली है, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में भी इस वक्त बिकवाली के डेटा ही नजर आ रहे हैं। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में डेटा क्या कहता है? एफएनओ की पोजीशनिंग क्या है? इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे जिन्हें वॉच आउट करना होगा? ये डिम्पी से समझते हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। अगर आप एफआईएस के नंबर्स के हिसाब से चल रहे हैं तो बहुत एक्साइटमेंट तो खैर मार्केट के अंदर नहीं है और आप पिछले 2-3 दिन से देख भी पा रहे हैं। एफआईएस टिपिकली क्या करें कि अपनी पोजीशंस को थोड़ा कम कर रहे हैं। 60% अराउंड पोजीशंस हुआ करती थी जब वो सीरीज की शुरुआत हुई थी। तो आज अगर आप 5 या 6 दिन है सीरीज के अंदर तो आपकी एफआईएस की पोजीशंस अब 50% से कम हो गई है। दैट मींस एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट अगर आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे वो है अलग अलग सेगमेंट के आंकड़े, जिसमें आप देख पा रहे हैं कोई भी एक्साइटमेंट या कोई बड़ा नंबर नहीं आया। आप जितने भी नंबर्स देख पा रहे हैं सारे के सारे नंबर छोटे हैं और सिर्फ एक इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर है जो कि 1200 करोड़ प्लस का है। वो भी अकेले किसी काम का नहीं होता, उसके साथ में कैश भी और फ्यूचर्स दोनों का बाय होना चाहिए, वो भी बड़े नंबर्स के साथ। तो ये दूसरा एब्सेंट है जो मार्केट को आज ज्यादा फेवर नहीं कर पाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कल हमने क्रिटिकल लेवल बैंक निफ्टी को किसी तरह से फिर से बचाने की कोशिश की है क्योंकि हमारा प्रीमियम हाई हो गया। 190 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे प्रीमियम है, जिस प्रीमियम के साथ हमने सिर्फ 40 पॉइंट के साथ शुरुआत की थी। तो इसका मतलब है कि मार्केट में कन्विक्शन तो है, अभी भी लोग सरेंडर नहीं कर रहे, अपने ट्रेड को मेंटेन किए हुए और शायद उनको आज ओपनिंग में एक छोटा सा रिवॉर्ड मिल सकता है। बट रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा या रेंज ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऐसे चांसेस थोड़े कम है। हो सकता है चर्निंग आज के पूरा दिन आपको वैसी होती हुई दिखे और ये चर्निंग कहीं भी निफ्टी के सपोर्ट रहेगा 18,400 का और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा आज गैप के साथ खुलने के बाद 44,000 का। रेजिस्टेंस होगा 44,400-500 और निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा 18,650 से 700 वाली रेंज। तो आज चर्निंग होगा फिर से इंडेक्स के अंदर आज आपको कोई खास मजा आएगा नहीं। अगर आप फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं तो वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट होगा। ना ही वॉलिडिटी इंडेक्स विक्स, ना ही पीसीआर का रेशियो ये अलाउ कर रहा है कि आज बहुत बड़ा मूव मिलेगा। एक और चीज जो छोटी सी चर्निंग हुई है एफ एंड ओ के अंदर वो ये हुई है कि थोड़ा पुट्स के अंदर एकोमुलेशन होना शुरू हुआ है। धीरे धीरे करके लोग पुट्स को खरीद रहे हैं, बहुत एग्रेशन तो नहीं है बट धीरे धीरे करके पुट्स खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके रेजिस्टेंसेस अब स्ट्रांग हो रहे हैं जो पहले एक जल्दी था कि जल्दी से टूट जाएंगे,
थोड़ा ज्यादा मेहनत अब मार्केट को करनी पड़ेगी। कुल मिला के आज की रेंज चर्निंग की है, स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा काम कीजिए। बिल्कुल डिम्पी, शुक्रिया ये सारा डेटा हमारे सामने रखने के लिए। तो इंडेक्स चर्निंग कल की ही तरह आज भी देखने को मिलेगी। इंडेक्स स्पेसिफिक बाजार हो सकता है कि सुस्त रहें, स्टॉक स्पेसिफिक मौके आपको आज दिन भर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि आज के लिए ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गए हैं अंशुल जैन। अंशुल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बाजार में कल हमने देखा वीकली एक्सपायरी का दिन था और वहां हमने देखा वॉलेटिलिटी ड्यूरिंग द डे देखने को मिली और क्लोजिंग भी कुछ कमजोरी के साथ ही नजर आई। ऑलमोस्ट अ 50 पॉइंट डाउन टर्न इन निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो करीब 350 अंकों की बिकवाली रही। अब आज किस तरह के डेटा नजर आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या बिल्ड करेंगे और हाँ फिर स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, निफ्टी में एक रेंज की फॉर्मेशन थी और वहां से 2 दिन हम ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन भी किए थे, लेकिन पिछले 2 दिन में रेंज के अंदर हम वापस आते हुए दिखे हैं। और जैसा डिम्पी जी ने बताया कि एफआईआई भी नेट सेलर है, तो मार्केट में क्लियरली वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। आज एसजीएक्स निफ्टी में कल जो लॉन्ग स्टक थे उनको एक बार निकलने का मौका मिलेगा, क्योंकि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो रही है, बट सस्टेन होगी ऐसा लग नहीं रहा है। तो ऊपरी स्तर पे गैप अप ओपनिंग के बाद मॉर्निंग में सेलिंग के आइडियाज ढूंढने चाहिए। एग्जैक्टली गैप अप ओपनिंग के 15 मिनट के बाद से हम सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। नीचे में टारगेट हमारा रहेगा 18,500 के आसपास और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। एटीएच के आसपास 2 दिन कंसोलिडेट किए थे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए और कल जिस हिसाब से सेलिंग आई है, आज भी मॉर्निंग सेशन में जो गैप अप ओपनिंग होगी पुल बैक में समवेयर अराउंड 44,200 के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। और डाउन साइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट फेल हुआ है उसका लो 43,400 है, तो यहाँ तक की एक डाउन साइड मूव बनती हुई दिखेगी। तो अगेन आज जो गैप अप ओपनिंग है वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, अगर आपके पास लॉन्ग्स हैं तो वहां से एग्जिट करने की। ओके, सो गैप अप ओपनिंग जो है वो एग्जिट की अपॉर्चुनिटी होगी और हो सकता है क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से इंडिकेशंस हैं खरीदारी के साथ मजबूती के साथ ओपनिंग देखने को मिले, लेकिन वो फ्रिजल आउट भी हो सकती है। तो बिकवाली की रणनीति भी आप स्ट्रैटेजी भी ढूंढ कर रखें। ये अंशुल की तरफ से रहा। अंशुल, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे? बाजार में इंडेक्स वाइज एक्शन ना दिखे, लेकिन स्टॉक वाइज किस तरह का एक्शन दिखेगा? क्या खरीदारी की कॉल्स हैं? जी, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी तेजी अभी बनी हुई है और कल 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। एक वेस्कॉन इंजीनियरिंग है, 40.5 पे बाइंग करना चाहिए, 37.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 47.5 का टारगेट रहेगा। इसके अलावा दूसरा स्टॉक जिसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है वो है टेक्सरेल, 59 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 55 का स्टॉप लॉस रहेगा और 67 का इसका टारगेट रहेगा और दोनों टारगेट लगभग 2 से 3 दिन में अचीव हो जाने चाहिए। ट्रेड स्ट्रैटेजी और मार्केट पर आपके स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज हमें बताने के लिए 2 से 3 दिनों का नजरिया वेस्कॉन इंजीनियरिंग और साथ ही टेक्स रेल अब में आपको लगाकर चलना है। खरीदारी के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे, ऊपर की तरफ मजबूती और इनफैक्ट वेस्कॉन इंजीनियर्स करीब 10%, 11% कल चल गया। टेक्समाको रेल में भी हमने कल तेजी देखी थी, ये तेजी जारी रहेगी। ऑलमोस्ट 6% अप मूव कल हमने देखे थे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कल बाजार बंद होने के बाद से लेकर अब तक जो सारी की सारी खबरें आई वो आपके लिए जानना जरूरी है। खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। कल तो इनफैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफी एक्टिव दिन रहा क्योंकि ऑटो बिक्री के डेटा भी आए, उसके अलावा भी खबरें कौन सी हैं बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो हम लोग थोड़ी मई के ऑटो सेल्स के बारे में बात कर लेते तो ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग ऑटो सेल्स देखने मिला है, अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने मिली है। खास करके आप देखा जाए तो टाटा मोटर्स का हालांकि सेल्स डाउन था 2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन ओवरऑल देखें तो आप कह सकते हैं आयशर मोटर्स के नतीजे अच्छे देखने मिले हैं। अशोक लीलैंड में भी ग्रोथ आया था 1% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। मारुति की बात करें तो बहुत अच्छी आई है, एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है, उनके सेल्स नंबर को लगभग 9% का उछाला है। टीवीएस मोटर में भी 9% का ग्रोथ देखने मिला है और हीरो मोटर में भी 7% का। तो आप देख सकते हैं हायर सिंगल साइड में जो है डिजिट्स में जो है नंबर्स देखने मिल रहे हैं और ये जो है ओवरऑल अच्छे नंबर्स हैं। लेकिन खबरों वाले शेयर्स कौन से उस पर फोकस करते हैं और यहाँ पे कोल इंडिया रहेगा। ओएफएस जो है आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलने वाला है
और अभी तक 3.46 टाइम्स जो है नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। इन्फो एज जो इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट है 4B नेटवर्क्स की, उसमें वो लगभग 288 करोड़ था, अब उसको जो है पूरा राइट डाउन कर दिया। इसका मतलब जितना पैसा उन्होंने लगाया था 288 करोड़, अब उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। और उन्होंने डेलॉयट को भी अपॉइंट किया है, जहाँ पे वो फॉरेंसिक ऑडिट करने वाले हैं। अब याद है कि 4B नेटवर्क जो है राहुल यादव द्वारा प्रमोटेड कंपनी है। कैनफिन होम्स में डिप्टी MD अमिताभ चैटर्जी ने रिज़ाइन कर दिया। और याद रखिएगा इस स्टॉक में सितंबर के मंथ लास्ट ईयर जो है इनके MD CEO गिरीश कौसगी ने भी रिजिग्नेशन ली थी, तो स्टॉक प्रेशर में आ सकता है। रेट गेन के बारे में बात करें डील स्पेसिफिक, तो अवतार होल्डिंग्स ने लगभग 5% स्टेक की बिकवाली की है 206 करोड़ में। की बायर्स इंक्लूड करते हैं सोसाइटी जनरल और दूसरा हुआ डोमेस्टिक स्पेस से ABSL म्यूचुअल फंड। एमटा टेक में सोसाइटी जनरल ने 1% से ज़्यादा की स्टेक की बाइंग की है, जहाँ पे प्रमोटर सेलर रहे हैं। KDDL हालांकि 1400 करोड़ का कंपनी है, लेकिन FI एलिवेशन कैपिटल ने यहाँ पे लगभग 2.7% स्टेक बेचा है। और आप कह सकते हैं कि इनका स्टेक ऑलमोस्ट 3.3% स्टेक था, तो एक टाइप से फुल एग्जिट या पार्शियल एग्जिट है, हम कह सकते हैं इस FIA का आया है। एस्ट्राजेनेका फार्मा को जो है अथॉरिटीज़ से अब परमिशन आई है इमजुडू सोल्यूशंस के लिए सेल करने के लिए। अब ये जो है लिवर थेरेपी में यूज़ होता है ये ड्रग। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का QIP खुला है चुका है और ऑलरेडी जो फ्लो प्राइस रखा है लगभग 30 रुपये प्रति शेयर पे रखा है, जिसको जो डिस्काउंट है वो ऑलमोस्ट 4% करंट मार्केट प्राइस में है। ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज हालांकि है तो सिर्फ 250 करोड़ का कंपनी, लेकिन इसको एक ऑफर आई है टाटा मोटर्स से। अब यहाँ पे एक नई फैसिलिटी वो बनाने वाले इस ऑर्डर का, और ये ऑर्डर लगभग 120 करोड़ का रेवेन्यू दे सकता है FY25 में कंपनी को। और इनका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा इस टाटा का प्लांट के ऊपर, ये रहने वाला है लगभग 50 करोड़ रुपए। तो इसको ज़रूर आपको माइक्रो कैप स्पेस में स्टॉक को ज़रूर ट्रैक करिएगा। AB कैपिटल भी जो है लगभग 3000 करोड़ की टोटल कैपिटल रेस की अप्रूवल आई है, जिसमें से 1250 करोड़ रुपए जो है प्रमोटर्स से प्रेफरेंशियल शेयर्स द्वारा आने वाले हैं। प्रेफरेंशियल इशुएंस जो है लगभग 165 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है, जो डिस्काउंट 4% पे आ रही है। ग्रासिम की बात करें तो उन्होंने लॉन्च की है स्पार्कल पेंटिंग सर्विसेज, और धीरे धीरे करके जो पेंटिंग सेगमेंट को जो है टेस्ट कर रहे हैं। और जो पहली पेंटिंग कैपेसिटी आने वाली है वो कमीशन होगी मार्च 2024 को, तो यहाँ पे ज़रूर पेंट स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। SGVN ने आखिर में प्रोजेक्ट किया है और नेपाल में, जिसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 5800 करोड़ का है। तो डील स्पेसिफिक न्यूज़ आ रही हैं और फिर नॉन अर्निंग्स के जो है आप स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ ज़्यादा फ्लोज देखने मिल रहे हैं। मानसी। एब्सोल्युटली शरद, शुक्रिया आपका ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो कई सारी डील विन्स, जहाँ पर कई सारे न्यूज़ फ्लोज है और खबरों के दम पर तो आज इनफैक्ट ढेर सारे स्टॉक्स फोकस में। ऑफकोर्स ऑटो सेक्टर और ऑटो एंसिलरी पर लगातार फोकस है ही, क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आते हुए दिखे और इन दिनों ऑटो एंसिलरी में भी काफ़ी हद तक एक्शन हम देख रहे हैं, चाहे फिर वो बेयरिंग स्टॉक्स हो, टायर स्टॉक्स हो। इनफैक्ट आज ऑफकोर्स कच्चे तेल की चाल में मजबूती नजर आ रही है, लेकिन पिछले 2 सेशन से जो क्रूड करेक्शन था उसके बेनिफिशियरी टायर स्टॉक्स नजर आए। टायर स्टॉक्स से अगर बात करें तो पर्टिकुलरली नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे और उसके ठीक बाद ये न्यूज़ फ्लोज भी थे, जो कि इस पूरे स्पेस के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल साबित होते हुए दिखे। और इसके अलावा ऑटो पैक पर नज़र रहेगी ही, लेकिन मारुति, आइशर मोटर्स, TVS मोटर इन साथ ही हीरो मोटर कॉर्प पर 2 व्हीलर पर लगातार हम बातचीत कर भी रहे हैं। इसके अलावा इन्फो एज, कैनफिन होम्स, रेट गेन, एमटार टेक्नोलॉजीज और साथ ही फार्मा और IT को बिल्कुल ना भूले, क्योंकि बाजार में जहां हम लगातार चैलेंजेस और कंसर्न्स इस पूरे हफ्ते देख रहे थे, उसमें IT और फार्मा, इन दोनों सेक्टर्स ने बाजार को काफ़ी हद तक सपोर्ट करने का काम किया। और अब फार्मा महज डिफेंसिव ही नहीं, एज अ सेक्टर भी बाजार में काफ़ी हद तक एक्टिव नज़र आ रहा है, डोमेस्टिक फार्मा प्लेज इन पर्टिकुलर। चलिए, ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, लेकिन कमोडिटी बाजार पर आज किस तरह का रुख रखना चाहिए आपको, ये समझते हैं। और बताने के लिए हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता जुड़ गए हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले तो एनर्जी पैक और साथ ही सेफ हेवन कमोडिटी से शुरुआत करते हैं। अमेरिका में जो डेट सीलिंग डील पर कह सकते हैं कि एक फाइनल मोहर लगती हुई दिखी है, उसका असर ग्लोबल मार्केट्स में और कमोडिटी मार्केट्स में भी नजर आ रहा है। कच्चे तेल में भी हम देख $74 के आसपास ब्रेंट ट्रेड करता हुआ। यहाँ से क्या और ज़्यादा सेंटिमेंट्स क्रूड के लिए डेवलप होंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से तो कच्चे तेल की चाल सुस्त रही।
देखिए बिल्कुल गुड मॉर्निंग मानसी जी। कहीं ना कहीं देखें तो जो डेट सीलिंग का इशू रिजॉल्व हुआ है, ये डेफिनेटली कमोडिटी मार्केट के लिए और एंटायर मार्केट के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो डिमांड क्रिएशन है वो देखने को मिलेगा। तो हमने देखा है कि उसके बाद सभी कमोडिटी मार्केट में, मेटल्स में और एनर्जी प्रोडक्ट में तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है कि इसका डायरेक्टली असर कमोडिटी मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, और हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जैसा कल हमने एक बाउंस बैक देखा था आता हुआ, आज भी एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। क्रूड हमें लगता है कि करीबन 5,750 में खरीदारी करें, 5,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5,980 तक देखने को मिल सकता है। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्रूड के प्राइस अब इंटरनेशनल मार्केट में बाउंस लेते हुए दिखाई देंगे और $72-73 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अभी आगे ओपेक की मीटिंग भी है और हमें लगता है कि वहां पर कुछ प्रोडक्शन कट की बात सामने देखने को मिल सकती है। क्रूड पर 5980 के लेवल्स जहां से घरेलू बाजार में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, बुलियन मार्केट को कैसे देख रहे हैं आज अनुज आप? हम देखें अगर सोना करीब $1990 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और चांदी भी घरेलू बाजार में भी आप देखिए मजबूती के साथ कामकाज नजर आ रहा है। देखिए डेट सीलिंग से पहले अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स काफी बड़ा था, और कल हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में और बॉन्ड यील्ड में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और काफी एक करेक्शन हमने आता हुआ देखा, जिसका डायरेक्ट असर हमने गोल्ड और सिल्वर पे आते हुए देखा। हमें लगता है कि जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर में रिबाउंड देखने को मिला है, आज भी एक रिबाउंड गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में करीबन 60,000 के आसपास खरीदारी करें, 59,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 60,500 तक देखा जा सकता है। वहीं सिल्वर में भी करीबन 72,000 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 71,450 स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 73,000 तक देखा जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में करीब हम देखें तो $1930 का लो बनाया था, वहां से रिकवर करके करीबन $1975 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि $1990 तक के लेवल इंट्राडे में, और सिल्वर देखें तो ऑलमोस्ट $24 के आसपास है, तो हमें लगता है कि $24.5 तक के लेवल सिल्वर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो बुलियंस के अंदर एक सेफ हेवन डिमांड के तौर पर खरीदारी देखी जा सकती है। मेटल्स पर खरीदारी नजर आ सकती है, लेकिन बेस मेटल्स की चाल कैसी रहेगी? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिस तरह के ट्रेंड वहां नजर आ रहे हैं, क्या यहां से भी तेजी के आसार है और बाय कॉल्स ही इनिशिएट किए जाए बेस मेटल्स में भी? बिल्कुल मानसी जी, कहीं ना कहीं देखें तो एलएमई में हमने एक अच्छी रिकवरी आती देखी है। लंदन मेटल एक्सचेंज में सभी बेस मेटल रिकवर हुए हैं। उसका असर डायरेक्टली हम देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में। और अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में काफी अंडर वैल्यूड कमोडिटी हो गई थी बेस मेटल, तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है और फ्रेश बाइंग भी देखने को मिली है। माना जा रहा है कि जो आने वाले 6 महीने हैं, यहाँ पर काफी अच्छी डिमांड बेस मेटल की देखने को मिल सकती है। तो है कि काफी लोअर लेवल्स हैं, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। कॉपर के अंदर करीबन 712 में खरीदारी करें, 707 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 722 तक देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में हमें लगता है कॉपर और एल्युमिनियम दो कमोडिटी आउट परफॉर्म कर सकती हैं। जो शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एनर्जी पैक, बुलियन मार्केट और बेस मेटल्स यानी कि पूरे के पूरे नॉन एग्री कमोडिटी सेगमेंट में अच्छा एक्शन है और खरीदारी की स्ट्रैटेजी इस वक्त वहां बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब वामाक्षी से समझते हैं कि आज ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स में कौन से स्टॉक्स और कौन से थीम्स सेक्टर्स रेडार पर है। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम MCX के साथ। हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू यानी कि ADTV एक की ड्राइवर है MCX के प्रॉफिट और उनके शेयर प्राइस मूवमेंट के लिए। मई के महीने में हमने देखा कि ADTV करीब 16% से बढ़ा है मंथ ऑन मंथ बेसिस, और ये ग्रोथ मेनली ऑप्शंस में हायर वॉल्यूम्स के चलते आई है। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने इसके बावजूद MCX पर अपनी अंडरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 1125 प्रति शेयर का। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स हमने देखा था अपने ऑटो बिक्री के आंकड़ों के चलते कल भी फोकस में थे और आज भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है आज। लार्जली CLSA का कहना है कि एक डिसेंट महीना रहा है मई का महीना। मैरिज सीजन की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला है डिमांड को, मगर जो लीडर्स हैं वो अपने रिटेल सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। सब्सिडीज़ में जो कट अब इफेक्टिव हुए हैं, उसी के चलते हमने देखा था कि E2 व्हीलर के सेल्स मई के महीने में काफ़ी एक्सेलरेट हो गए थे। CV और ट्रैक्टर्स की जो रिटेल भी ग्रोथ करीब 8 से 10% की ईयर ऑन ईयर नजर आई थी, और PV सेगमेंट में खास करके आगे चलते जो लॉन्चेस हैं वो ये स्पेस को अट्रैक्टिव रख सकते हैं। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे ग्रासिम पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि AB कैपिटल की तरफ से जो फंड रेज की अनाउंसमेंट आई है वो लार्जली अनएक्सपेक्टेड रही है।
इसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। ओवरऑल वो FY24 के कंपनी के केपेक्स और कैपिटल एलोकेशन प्लान पर भी फोकस करेंगे क्योंकि ग्रासिम करीब 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके पेंट्स कारोबार में। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 1910 प्रति शेयर का। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया आपका इस सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं देश के आर्थिक जगत के महाकुंभ यानी इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का। इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2 दिवसीय इस कॉन्क्लेव में कॉरपोरेट जगत से, राजनीतिक जगत से महादिग्गज महानुभाव हमारे साथ जुड़े। आज दूसरा दिन है इस कॉन्क्लेव का और कल यानी कि पहले दिन वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल आईईसी में जब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बातचीत हमारे साथ शेयर की, बाजार पर और भारत पर अपना रुख हमारे साथ उन्होंने शेयर किया। आइए आपको वो सुनाते हैं। Technocrat who can do very sustainable mining. The other thing is electronic. हमारे देश का जो इलेक्ट्रॉनिक है, 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, विच इज आपके चिप्स, सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले ग्लास। मैं उस देश का वासी हूं, मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। Amazing. A big round of applause for the rock stars on the stage, of course led by Mr. Anil Agarwal. Thank you very much, Mr. Anil Agarwal. Pleasure having you on the India Economic Conclave as always. तो जैसे कि आप देख सकते हैं आईईसी यानी इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में अनिल अग्रवाल ने अपने सुरीले अंदाज में भारत के गुणगान गाए। ऐसे ही कई सारे महानुभाव हमारे साथ जुड़े और आज भी जुड़ने वाले, और इससे जुड़े सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ ET Now स्वदेश पर। फिलहाल गुड मॉर्निंग स्वदेश को हम यहीं समेट रहे, लेकिन नमस्कार।